औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये जाफ़र एक्स मुस्लिम कह रहा है कि आइए देखते हैं कुरान से बिग बैंग और अल्लाह की कायनात। कुरान से बिग बैंग दिखाएगा और अल्लाह की कायनात दिखाएगा। तो ये एक्स मुस्लिम कोई होना नई बात नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुसलमान घर में पैदा हुआ मगर ईमान नहीं रखता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या ऐसी है, उनके वालिद ईमान नहीं लाए मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान वाले थे। तो ये पहले से ही चला आया है धर्म अधर्म की लड़ाई। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ये भाई हमें विज्ञान के बारे में सिखा रहा है, जिस विज्ञान की ना सिर्फ़ काल्पनिक बातों के ज़रिए से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। विज्ञान के ज़रिए से इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में साबित करूँगा और इसकी एक-एक बात का जवाब दूँगा। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। कुरान में बिग बैंग, वो भी 1400 साल पहले। अगर मोहम्मद एक नबी नहीं थे तो कुरान में बिग बैंग क्यों लिखा है? आज असल बिग बैंग और कुरान के बिग बैंग दोनों को समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस यूनिवर्स कैसे बना, पहले मजहबी इसका जवाब देते थे। सबकी अपनी अपनी कल्पना थी। यूनिवर्स कैसे बना? बहुत से काफ़िरों लोग का सवाल रहता है, मगर कुरान करीम में अल्लाह ताला की अपनी थियरी है। अल्लाह ताला ने सब बताया कि हमने यूनिवर्स को कैसे बनाया। और विज्ञान की भी थियरी है कि यूनिवर्स कैसे बना। विज्ञान की थियरी कभी भी बदलती रहती है। फिर मॉडर्न साइंस आई। 1927 में बिग बैंग की थियरी आई। शुरू में कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे, फिर सबूत मिलते गए। अब बिग बैंग थ्योरी प्रूवन और एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे इसका दावा है कि बिग बैंग थियरी प्रूवन और इस्टेब्लिश्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। 1927 में ये थियरी आई थी, मगर आज भी इसमें बहुत सारे घपले हैं। मैं अभी प्रूफ दिखाता हूँ। ये 2 हफ्ते पहले की वीडियो है, अभी लेटेस्ट अपडेट हुई है। इसके अलावा एक और वीडियो मैं सबूत के तौर पर आप लोगों को पेश करूँगा और ज़रा आप लोग देख के बताना कि जिस तरह जाफ़र ने कहा कि बिग बैंग थियरी इस्टेब्लिश्ड है, प्रूवन है। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं और बिग बैंग की हकीकत जानते हैं और विज्ञान अपने दावे में कितने सच्चे हैं। जिस तरह गर्व करते हैं ये लोग साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, हालांकि कुछ भी गर्व करने लायक नहीं है, सिर्फ काल्पनिक बातें होती हैं इन लोगों की। आज ये साबित करता हूँ मैं। सोचिए एक दिन आप जागे ये महसूस करने के लिए कि अब तक आपने दुनिया के बारे में जो कुछ सीखा वो नए सबूतों के सामने फीके पड़ गए। ये पता लगाने के लिए कि हम एक भ्रम या 2 डायमेंशनल दुनिया के 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन में जी रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये कहा जा रहा है कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वो रियल नहीं है। आपको अभी ये सब बकवास लग रहा होगा, लेकिन मेरा वादा है कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। इन्फ्लेशन थ्योरी जिसे लगभग सभी ने एक्सेप्ट किया, उसमें ये कहा गया है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के साथ ही अस्तित्व में आया है। धमाके के बाद पल भर में ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से फैला। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के बिना हमें आज के ब्रह्मांड की कुछ अहम खासियत को समझने में परेशानी होगी। ब्रह्मांड जिसकी शुरुआत एक गर्म घने सूप की तरह हुई, वो तब से बढ़ रहा है और ठंडा हो रहा है। लेकिन थ्योरी के बुरे परिणाम हैं, इतने बुरे कि वे ब्रह्मांड की हमारी समझ को कमजोर करने की धमकी देते हैं। और पता है क्या, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के हमारे मॉडल में पहले से ही खामियों को ढूंढ लिया होगा। हालांकि ये बात तब छोटी हो जाती है जब वेब की ताजा इमेजेस बताती है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसी बात डराने के साथ क्या हुआ अभी कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था। मेरे भाइयों, दुनिया में ना सिर्फ एक ही चीज़ स्टेबल है, कुरान, अल्लाह की बात, जो बदलने वाली नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है कि हमारी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। हमने इस कुरान की ज़िम्मेदारी ली है और कुरान पहले की किताबों में बदलाव हुआ, मगर अल्लाह ने कुरान की ज़िम्मेदारी ली है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और कोई कर भी नहीं पाएगा। तो हमारी जो थियरी कुरान के मुताबिक बिग बैंग के बारे में है और भी जो भी थियरी हमारी कुरान में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परफेक्ट है।
उसमें ज़रा भी कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर विज्ञान बेचारा बदलते रहता है, लाचार है, कभी एक चीज़ पर स्थिर रहता ही नहीं है। एक्साइटेड भी करती है। पहली बात तो ये है कि साइंस का मतलब थ्योरीज को नष्ट कर उसे ज्यादा सही तथ्य के साथ बदलना है। अगर बिग बैंग नहीं हुआ तो ब्रह्मांड के जन्म की एक नई कहानी है जो अभी सामने आनी बाकी है और जो रोमांचक है। लेकिन इसी के साथ मुझे तो मेरे भाइयों, वीडियो में आपने थोड़ा सा देख लिया, वीडियो बहुत लंबी है। अपना वीडियो में जाफ़र खुद कह रहा है कि गूगल से आजकल हम सब कुछ पता कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल का इस्तेमाल करें और पता करें कि ये प्रूवन है क्या नहीं। और कमेंट्स में मैं आप लोगों को लोगों के कमेंट्स पढ़कर सुनाता हूँ, इसमें लोग क्या फरमा रहे हैं। ये देखिए क्या फरमा रहा है ये बंदा, धीरज शर्मा। इस वजह से मेरे फिज़िक्स में नंबर कम आए थे 12th में। मैं बोल रहा था साइंस अधूरी है, कुछ कमी है, लेकिन कोई नहीं माना। अब देख लो अपना हाल। मैं कहता रहा हूँ यूनिवर्स बिग बैंग से पहले भी था, बट कोई नहीं माना। अब देख लो। अब भाई नई नई थ्योरी आ रही है, नई नई बात आ रही है, तो बेचारा देखिए क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड एज द मटेरियल इज़ एंटरनल, द मटेरियल इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम टू another continuously. Therefore the big bang is not necessary to form the cosmos. बिग बैंग हुआ है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड टाइम जो कैलकुलेट हुआ है वो गलत है। बेचारे को साइंस विज्ञान ने कितने लोगों को परेशानी में डाल के रखा है। इन लोगों ने विज्ञान के चक्कर में पढ़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं कि विज्ञान ऐसा है, विज्ञान ऐसा है, मगर विज्ञान की हालत बहुत बुरी है मेरे भाइयों, बहुत बुरी। बिग बैंग एज पर हिंदू माइथोलॉजी यूनिवर्स केम टू एक्सिस्टेंस फ्रॉम शून्य। हाउ केम टू एक्सिस्टेंस स्टिल टॉपिक इज ओपन, लेट साइंस में फर्दर इन्वेस्टिगेट। मैं तो पहले ही इस थ्योरी पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले भी तो कुछ होगा। बिग बैंग होने के लिए किसने सभी पार्टिकल को एक जगह पर रखा था क्या? नहीं, मतलब ये प्रोसेस होने के लिए भी इससे कई गुना ज़्यादा वक्त लगा होगा, या फिर ये घटना घटी ही ना हो। बेचारे लोग परेशान हैं, आज तक इन लोगों को इस चीज़ का सवाल नहीं पड़ा। आज भी है ना, आजकल इन लोगों की थ्योरी बदलती रहती है। चलिए मैं दूसरी वीडियो प्ले करता हूँ। वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप फाइनली प्रूव द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इज रॉन्ग। सत्यानाश हो गया मेरे भाई इन लोगों का, इन लोगों की थियरी क्या है। Operation, the JWST, is threatening to turn astronomy upside down with a single finding. The latest pictures from the JWST have proven the Big Bang Theory did not happen, sending the scientific community into a frenzy. What are the देखा मेरे भाइयों कितनी कन्फ्यूजन फैली हुई है। ये वीडियो भी अभी की ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अपलोड हुई है जस्ट जेम्स वेब के ज़रिए से, उसके टॉपिक के से। अब ये देखिए, वेट अंटिल द फाइंड आउट द प्लैनेट्स आर स्पाइसेस। गुड, वी मेड अ डिस्कवरी, थैंक यू टू वेब टेलीस्कोप, वी नीड टू नो मोर। हाउ कुड देयर बी एन एंड टू स्पेस, लार्जर और स्मॉलर? नथिंग फ्रॉम नथिंग लिव्स नथिंग। सब परेशान है मेरे भाइयों। और ये जितनी भी आप लोगों को दिखाई जाती है इमेजेस, गैलेक्सीज वैलेक्सीज, सब मेरे भाइयों एनिमेशन होता है। इन लोगों के पास रियल कुछ भी नहीं होता है ज़्यादातर। जैसे मिसाल के तौर पर मार्स पर लैंडिंग कर ली हमने, लैंडिंग बना ली, मार्स पर पहुंच गए हमारा, ये आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से दिखाया जाता है। टोटल एनिमेशन रहता है, टोटल फेक रहता है। इन लोगों को भी अपना पेट पालने का रहता है, इन लोगों की भी दुकान चलनी मांगता है। तो नई नई थ्योरी बना के इन लोग की भी एक कहानी मनगढ़ंत चलती रहती है। तो और ये जो जाफ़र कह रहा है कि स्टेब्लिश और प्रूवन है, तो आप लोग ने देख लिया कि इनकी कोई भी चीज़ स्टेबल और प्रूवन नहीं है। जो भी इन लोग के चक्कर में पड़ा, विज्ञान के चक्कर में जो भी पड़ा, विज्ञान भी एक बहुत बड़ा फितना है। ईमान छीनने के ताल्लुक से बहुत लोगों का ईमान छीन चुका है। बहुत से लोग तो विज्ञान को खुदा मानते हैं। ये जितने भी एक्स मुस्लिम, हरीश सुल्तान, गालिब, सब विज्ञान के चक्कर में तो ऐसे पागल है कि पूछो मत। विज्ञान ना हो गया इन लोगों का, खुदा ही है समझ लो। विज्ञान इन लोगों के लिए खुदा ही है। और विज्ञान के बारे में आप लोगों को एक न्यूज़ और पढ़कर सुनाता हूँ। ये मेरे भाइयों द हिंदुस्तान का एक लेख है, विज्ञान की बड़ी भूलें। विज्ञान की बड़ी भूलें, चलिए देखते हैं विज्ञान की बड़ी बड़ी भूलें क्या हैं, किस तरह लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आम धारणा ये है कि वैज्ञानिक सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं और उनका कहा गलत नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग विज्ञान नहीं समझते। विज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे समझने वाले लोग उतने ही कम होते हैं। हालांकि
कला व सामाजिक विज्ञान को भी लोग उतना ही कम समझते हैं, लेकिन हर कोई मानता है कि उससे ज़्यादा जानकार कोई नहीं। सच तो ये है कि वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं, वैज्ञानिक में भी ईश्वरीय देश टांग खिंचाई होती है। क्या जैसे अभी मैं इन लोगों की टांग खींच रहा हूँ ना, टांग तो नहीं खींच रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ मेरे भाइयों। क्या फरमाया इस लेख में इन्होंने पहले कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि विज्ञान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा वैसा। समझ गए ना आप लोग, मगर देखो कितनी बड़ी बड़ी गलती करे। इस लेख में मैं पढ़कर सुनाता हूँ। लेकिन हर कोई मानता है कि उससे ज़्यादा जानकार कोई नहीं। सच तो यह है कि वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं, विज्ञान में ईश देश टांग खिंचाई होती है, फर्जी कारोबार भी होते हैं। फर्जी कारोबार बोले तो समझ गए ना, मैंने अभी बताया ना, अपनी दुकान चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कहानी बनानियाँ पड़ती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जितनी बड़ी खोजें करते हैं उतनी बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं। पिछले दिनों में आई एक चर्चित किताब में 5 नामी वैज्ञानिकों की 5 बड़ी गलतियों की चर्चा है। ये वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, फ्रेड हॉल्स, लॉर्ड कैल्विन, लाइन्स पॉलिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन की गलतियां ऐसी है कि आश्चर्य होता है इतने बड़े लोग कैसे इस तरह की चूक चूक गए। गलतियां अक्सर वहाँ नहीं होती जहाँ वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। गलतियां अक्सर अवधारणा गढ़ने में होती है। किंतु बड़े वैज्ञानिक वही होते हैं जो उपलब्ध जानकारी को बिल्कुल अलग कोण से देखकर नई अवधारणा गढ़ देते हैं। यह अवधारणा तथ्यों के आधार पर जांची जाती है, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिक अपनी अवधारणा से इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि उसे सही साबित करने के लिए तथ्यों का भी विश्लेषण अपनी मर्जी से करने लगते हैं। समझे मेरे भाइयों। चार्ल्स डार्विन के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने प्राकृतिक विरासत का सिद्धांत बनाया तो उसमें 2 कमियां पाई गई। पहली कमी ये थी कि उसे ये नहीं पता चलता था कि आनुवांशिक रूप से मिले गुण क्यों कभी तो अलग पीढ़ी में आते हैं और कभी 1-2 पीढ़ी छोड़कर प्रकट होते हैं। दूसरी आपत्ति ये थी कि ऐसे गुण क्यों कुछ पीढ़ियों के बाद गायब हो जाते हैं। डार्विन के बाद इन मुद्दों को हल करने के लिए पेंजेनिस नामक एक सिद्धांत गढ़ा जो पूरी तरह गलत था। देखिए मेरे भाइयों, क्या क्या गढ़ते रहते हैं ये लोग। इस समस्या के ग्रेगर मेडल ने डार्विन के जीवन काल में ही हल कर दिया था, लेकिन डार्विन उनका शोध प्रबंध पढ़ नहीं पाए और अपनी गलती मान्यता पर डटे रहे। आइंस्टाइन की भूल इससे बिल्कुल उल्टी थी। आइंस्टाइन ने जब अपनी विश्व विख्यात सापेक्षता का समान सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने काल दिन और गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया की समझ ही बदल दी। इस सिद्धांत को पेश करते समय आइंस्टाइन ने इसमें डार्क एनर्जी का सिद्धांत भी जोड़ा। बाद में आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी की अवधारणा को इससे हटा दिया क्योंकि उन्हें वे गैर ज़रूरी महसूस हुई। आइंस्टाइन की मौत के बाद डार्क एनर्जी की अवधारणा फिर से विज्ञान में आई। तब माना गया आइंस्टाइन ने इस अवधारणा को जब माना था तब वे ठीक थे और उसे खारिज करना उनकी भूल थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के 50वें साल पर खोज हुई कि हमारा ज्ञात ब्रह्मांड के लगभग 3/4 डार्क एनर्जी है। दरअसल विज्ञान की कोई अनोखी या आम लोगों की पहुंच के बाहर की चीज़ नहीं है। आसपास की दुनिया को जानने समझने के तरीके से ही विज्ञान बनता है। वैज्ञानिक वे होते हैं जो कौतूहल और काल्पनिक शक्ति के साथ बातें की गहराई में समझना चाहते हैं। काल्पनिक शक्ति के साथ बातों की गहराई को समझना चाहते हैं। इससे मायने में वे अलग अलग किस्म के कलाकार होते हैं जो प्रकृति के भीतर भी लय या रूप कारक को खोजकर सामने लाते हैं। जैसे एक बड़ा लेख एकाध खराब कहानी लिख सकता है या गायक कोई बुरी संगीत रचना कर सकता है, वैसी वैज्ञानिक भी गलती करते हैं। जो गलतियां नहीं कर सकता वे बड़ी रचना भी नहीं कर सकता। तो इस लेख में आप लोगों ने समझ गया साइंस की कैसी धज्जियाँ उड़ गई। तो आप लोग मेरे भाइयों भूल जाओ ये साइंस का चक्कर, इनके चक्कर में ना पड़े। अब बेचारे 1927 में वो थ्योरी के बिग बैंग की थ्योरी विज्ञान ने जिस तरह से बताई गई कि धमाका हुआ, ऐसा वैसा हुआ। हालांकि कुरान में भी बताया कि ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे। ये हमारी थ्योरी है, मगर हमारी थ्योरी बदलने वाली नहीं है। हमारी थ्योरी स्टेबल है, मगर अपना ये जाफ़र की थ्योरी की तो सत्यानाश हो गया। चलिए वीडियो प्ले करते हैं, अब देखते हैं जाफ़र भाई और आगे क्या फरमा रहे हैं। जब सच को झुटलाना मुश्किल हो गया तब जाकिर नाइक जैसों ने कुरान से बिग बैंग निकाल दिया। अब मुस्लिम भी फक्र से कहते हैं कि कुरान में बिग बैंग के बारे में लिखा है। तो जाकिर साहब ने गलत क्या कहा? सही तो कहा था, क्योंकि उतने टाइम पे थ्योरी निकली। अब तुम लोग अपनी थ्योरी में बदलाव करते रहते, उससे हम क्या करें भाई। मगर हमारी थ्योरी में ज़रा भी बदलाव नहीं हो सकता और कोई इसे बदलना भी वाला नहीं है। ता क़यामत तक हमारी थ्योरी ऐसी ही रहेगी। तो आइए कुरान में बिग बैंग ढूंढते हैं। कुरान सूरह 21 आयत 30। क्या काफिरों ने नहीं देखा? धरती आसमान मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। कुरान की इसी आयत को बिग बैंग से जोड़ा जाता है, लेकिन ये आसमान क्या है?
अगर खाली जगह को आसमान कहा जाए तो धरती अब भी आसमान से जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों, अब ये बिग बैंग से हट के आसमान की तरफ हो गया कि आसमान क्या है, कि हमने जुदा जुदा कर दिया आसमान और ज़मीन को, दोनों मिले हुए थे और ये अब अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, अपनी काल्पनिक बातें बना रहा है और लोगों को ज्ञान दे रहा है। इसकी थ्योरी में क्या लॉजिक है? बल्कि धरती आसमान के अंदर है। ये हमारा सूरज मंडल मतलब सोलर सिस्टम। धरती आसमान के अंदर है, कुछ भी बकवासें कर रहा है भाई। इसमें धरती को देखिए, क्या ये आसमान से जुड़ी हुई नहीं है? धरती के हर तरफ आसमान है। धरती आसमान के अंदर है तो अल्लाह ने जुदा क्या किया था? धरती आसमान के अंदर है, हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है हमने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, 7 आसमान ऊपर तले बनाए और नीचे एक आसमान को हमने सितारों से सजाया। अब नीचे के आसमान को सितारों से सजाया तो हम जब भी सितारों को देखते हैं तो आसमान में ही देखते हैं, हमें ऊपर दिखते हैं। अब हमें धरती, ये भाई जाफ़र भाई धरती को आसमान और ज़मीन के बीच में लेके आ गए, मिला दिया। अभी भी ये मिला देना चाह रहे कि अभी भी मिले हुए हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कुरान की आयतें खुलेंगी और जाफ़र भाई के भी एतराज़ों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में बहुत सी साइंस की बातें होंगी और कुरान के ताल्लुक़ से कुरान किस तरह अपनी थ्योरी को बयान करता है। चलिए आगे सुनते हैं। दरअसल हजारों साल पहले जब लोग रात को तारों भरा आसमान देखते थे तो उन्हें आसमान छत जैसा लगता था जो दूर भी नहीं। मेरे भाइयों, अपनी कहानी सुना रहा है। हाँ, ये ऐसी कोई हकीकत में नहीं है, मगर ये अपनी कहानी बना के अपनी तरफ से लोगों को सुना रहा है। और जितनी भी आप लोगों को दिखाई जाती है ये इमेजेस, जितनी भी गैलेक्सी की इमेज, ये सब दुनिया भर की इमेजेस, सब एनिमेशन होता है, टोटल फेक होता है। इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें, भरोसा ना करें इनकी बातों का। मैं आगे और भी चीज़ बताऊँगा। लगता था। कुरान में आसमान को कई जगह छत लिखा गया है। कुरान में इसी छत को अलग करने की बात लिखी है। इसे ही बिना सहारों की छत कहा है। इसे ऊंचा उठाने की बातें लिखी हैं। आइए देखते हैं कि कुरान का ये आसमान एक छत है या कुछ और। ये हमारी गैलेक्सी है। हमारा गैलेक्सी आ सूरज गई। ये मेरे भाइयों, ये गैलेक्सी आ गई। किसकी गैलेक्सी है? हमारी गैलेक्सी है। इतनी दूर से किसने फ़ोटो कैप्चर किया ये? हाँ, किसने कैप्चर किया? और यहाँ पे बता भी रहे हैं, देखो हाँ, थोड़ी सी और प्ले करता हूँ। तारा है। इस गैलेक्सी में करीब 20,000 करोड़ बातें लिखी हैं। आइए देखते हैं कि कुरान का ये आसमान एक छत है या कुछ और। ये हमारी गैलेक्सी है। हमारा सूरज एक तारा है। इस गैलेक्सी में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं और रात को हम कुछ हजार तारों को ही देख पाते हैं। इस गैलेक्सी में हमारा सूरज और धरती भी है। तीर के निशान को देखिए। हाँ, तीर के निशान को देखिए मेरे भाइयों, ये रहा तीर का निशान। यहाँ पे जाफ़र भाई बता रहे कि हमारी धरती हमारे अल्लाह माफ़ करे, किसने खींची ये फ़ोटो? हाँ मेरे भाइयों, कौन गया अंतरिक्ष में इतनी दूर से फ़ोटो खींचने के लिए? हालांकि हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसको पार करना ही मुश्किल है। किसके लिए? इंसानों के लिए। इसको पार भी नहीं कर सकते और ये लोग तुम्हें तस्वीर दिखा के उल्लू बना रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम यहाँ है। अब सोलर गैलेक्सी में सिस्टम भी अपने आ गया। सोलर सिस्टम भी इसने देख लिया कि यहाँ पर ये ब्लू 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 एरो दिख रही है ना आप लोगों को, सोलर सिस्टम आप लोगों का यहाँ पे। हाँ मेरे भाइयों, इन साइंस विज्ञानों की बातें इंशाल्लाह हमारा कुरान खुलेगा, इंशाल्लाह बताएगा। सूरज और धरती की लोकेशन को देखिए और सोचिए कि कुरान में किस आसमान की बात लिखी है। कौन सा आसमान जुदा किया था? किस आसमान को ऊपर उठाया था? किस छत को चिरागों से सजाया था? कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जिनमें सिर्फ 6 दिन में धरती, सूरज, चांद, सितारे और 7 आसमान बनाने का दावा किया है। उन आयतों के मुताबिक अल्लाह ने पहले 2 दिन में जमीन बनाई। तो मेरे भाइयों, ये 7 आसमान की बात है। 7 आसमान पे हम लोग गए तो नहीं, मगर कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है हमने 7 आसमान बनाए। ये चीज़ हमें पता चलती है और मुसलमान इस पे ईमान भी रखता है। मगर क्या ये बेचारा परेशान है? ये क्यों परेशान है? मैं कुरान की आप लोगों को आयत दिखाता हूँ। और हम लोग भी 7वें आसमान पे गए नहीं, मगर हमारा ईमान है कि बेशक 7 आसमान है। मेरे भाई, ये सूरह आले इमरान की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है चैप्टर 3 वर्सेस 7 में, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी। उसमें कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, मतलब साफ़ है कि आदमी कोई भी आसानी से समझ सकता है। वे किताब का मूल है। और दूसरी आयतें वाक़े मुश्ताबे सुदृश है। अंत जिनके दिलों में टेढ़ है वे मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ये जाफ़र अभी इस आयत के पीछे पड़ गया कुरान की, कि 7 आसमान, ज़मीन, ये वो, इस तरह की बातें इन आयतों के पीछे पड़ गया। जिनके दिलों में टेढ़ है मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं उपद्रव की तलाश में। और उसके अर्थ
उसके अर्थ की तलाश में, जबकि इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। क्या? अल्लाह के सिवा इन आयतों का अर्थ कोई नहीं जानता। ये जो 7 आसमान की बात कही गई है, तो इसका अर्थ हालांकि कोई नहीं जानता है अल्लाह के सिवा, क्योंकि 7 आसमान पर ना विज्ञान जा पहुंचा है, ना हम कभी पहुंचे हैं। बस कुरान में लिखा है, हम इस चीज़ पर यकीन करते हैं। और जो लोग ठोस ज्ञान वाले हैं, वे कहते हैं हम इस पर ईमान लाएं, सब हमारे पालनहार की ओर से है, और नसीहत वही लोग स्वीकार करते हैं जो बुद्धि वाले हैं। समझे मेरे भाइयों? तो ये लोग है ना मुश्ताबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं उपद्रव की तलाश में, ताकि उसके अर्थ की तलाश में, जबकि इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। बेचारा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, खोटी कर रहा है इन सब आयतों के पीछे पड़ के।